ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव माधवपुर की है, जहां सुबह की शुरुआत अब भी मुर्गे की आवाज और बैलों की घंटियों से होती थी। यहाँ के लोग मिट्टी से जुड़े हुए थे, खेत ही उनकी रोजी रोटी थे और मौसम ही उनकी किस्मत लिखता था। लेकिन इस साल आसमान जैसे रूठ गया था। बारिश आई तो इतनी कि थमने का नाम ही नहीं लिया। अरे देखो जरा आसमान की तरफ, कैसी काली घटा छा गई है। लगता है बारिश शुरू होने वाली ही है। चलो जल्दी से घर चलते हैं, मुन्नी और चिंटू अकेले ही होंगे। हाँ गीता, जल्दी चलो। बारिश से पहले घर पहुंच गए तो हमारे बच्चों को किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा भी। ये कहकर धीरज ने फावड़ा कंधे पर रखा और घर की ओर चल दिया। गीता भी उसके पीछे चल पड़ी। उसके मन में बच्चों की चिंता लगातार कैचर रही थी। अरे जी जरा जल्दी चलो, घर पहुंचने से पहले बारिश आ गई तो बच्चों को कौन संभालेगा। अरे भाग्यवान, तू काहे चिंता करती है? हम बारिश गिरने से पहले ही घर द्वार पहुंच जाएंगे। धीरज ने इतना कह ही था कि तभी अचानक आसमान गरज उठा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगते कांपते जब किसी तरह घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। घर में पानी भर चुका था और दोनों बच्चे उसी पानी में खड़े ठिठुर रहे थे। अरे मेरे बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? अम्मा अम्मा देखो, कब से हम बारिश में खड़े हैं, बहुत ठंड लग रही है। हाय रे किस्मत, इस साल भी छत का मरम्मत नहीं करवा पाया भाग्यवान। हाँ, कब से कह रही हूँ कि छत का मरम्मत करवा लीजिए। जब ये छत हम सबके ऊपर गिरेगी तभी आपको सुध आएगी। गीता, हर साल यही हाल रहता है। मन तो बहुत करता है घर की मरम्मत करवाऊं, लेकिन पेट पालने के बाद घर में एक पैसा नहीं बचता। अब बताओ मैं करूं तो करूं क्या? अब खड़े खड़े बहस ही करते रहोगे या फिर घर में से पानी नहीं निकालोगे? दिखता नहीं है बच्चे ठंड में कैसे कांप रहे हैं। धीरज बाल्टी उठाकर पानी निकालने में जुट गया। गीता भी तुरंत पानी फेंकने में धीरज की मदद करने लगी। दोनों बिल्कुल लगातार घर से पानी बाहर निकालते हैं। धीरज घर में जाता है और घर में बची हुई थोड़ी बहुत सूखी लकड़ियां ले आता है। गीता लकड़ियों से चूल्हा जलती है और घर में पड़े थोड़े बहुत चावल पकाती है। अगले दिन जब बारिश से कुछ राहत मिली तो धीरज ने गीता से कहा, भगवान, मन में था कि इस फसल से पहले घर की छत दीवार ठीक करवा दूंगा, पर ये बेमौसम बारिश ने तो हिम्मत ही तोड़ दी। लगता है भगवान को हमारा चैन से जीना मंजूर ही नहीं। अगर अभी घर की मरम्मत हो जाए तो आने वाली ठंड और बरसात में थोड़ा चैन की सांस ले सकेंगे। खेत की आमदनी से तो बस घर का ही गुजारा हो पाता है। मैं भी सोच रहा था किसी साहूकार से उधार ले लूं। अगर वो मान गया तो घर की मरम्मत का काम निकल ही जाएगा। ये कहकर धीरज वहां से चला जाता है। वह गांव के साहूकार से कर्ज मांगता है, लेकिन साहूकार उसे मना कर देता है। इसी तरह उसने कई जगह उम्मीद का दरवाजा खटखटाया, मगर हर जगह से उसे निराशा ही मिली। बेचारा धीरज थक हार कर खाली हाथ घर लौट आता है। आज ही क्या बात है? आपका चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? नहीं बात बनी भाग्यवान, सबने मना कर दिया। हे भाग्यवान, हमने तो कभी किसी का हक नहीं मारा, हमेशा सूद समेत लौट आया। फिर भी लोग हमें कर्ज देने से ऐसे डरते हैं जैसे हम कभी लौटाएंगे ही नहीं। गीता, गरीब की बात पर कौन विश्वास करता है? लगता इस बार ये बेमौसम की बरसात हमारे लिए आफत बनकर ही बरसेगी। अगली सुबह नाश्ता पकाकर धीरज और गीता खेत में काम पर जाने को तैयार होते हैं। तभी अचानक तेज तूफानी हवा चलने लगती है और आसमान में काले बादल उमड़ने लगते हैं। ये देखकर धीरज का कलेजा धक धक करने लगता है। गीता, आसमान का हाल देख तो जरा, लगता है आज बारिश के साथ तूफान भी आएगा। ऐसे में तुम्हारा खेत जाना ठीक नहीं। तुम बच्चों के पास रहो, मैं छप्पर में जाकर गाय को चारा डाल आता हूँ। ये कहकर धीरज छप्पर में गाय को चारा डालने चला जाता है। तभी अचानक तूफान और भी तेज हो उठता है। मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये बारिश फिर शुरू हो गई। न जाने हम गरीबों से इसकी क्या दुश्मनी है। इस बार बारिश इतनी तेज बरसी कि चारों ओर दरिया बहने लगता है। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। दीवार टूटने की भयानक आवाज पूरे आंगन में गूंज उठती है। आज ही सुनते हो, जल्दी आओ घर गिर रहा है। सुनते हो, जल्दी आओ घर गिर जाएगा। गीता की चीख सुनते ही धीरज का कलेजा कांप उठता है।
और वो बारिश की परवाह किए बिना घर की ओर दौड़ पड़ता है। तभी गीता बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल आती है और जैसे ही धीरज गीता के पास पहुंचता है तो अचानक पूरा घर गिर जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है मैं और बच्चे बाल बाल बच गए, वरना आज तो हम दबकर मर ही जाते। गीता, घर तो गिर गए, अब हम इस बारिश में छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अरे जी, क्यों ना हम श्यामलाल भैया के घर चले, उनका घर पक्का है और मुसीबत में अपने ही सहारा बनते हैं। हम उनके घर चलेंगे तो हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ भाग्यवान, श्यामलाल तो मेरा सगा भाई है, वो हमें इस मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा बड़े भैया ही है। कुछ देर धीरज गाय के छप्पर के तले बारिश रुकने का इंतजार करता रहा। जब बारिश जरा हल्की पड़ी तो वो गीता और बच्चों को साथ लेकर गाय समेत श्यामलाल के घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद धीरज अपने भाई के घर पहुंचा और दरवाजे को खटखटाया। श्यामलाल बाहर निकाल कर आया और बोला, अरे धीरज, तुम सब यहाँ कैसे? सब ठीक ठाक तो है ना? भाई श्यामलाल, इस बारिश ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया, मेरा घर गिर गया, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। देख धीरज, मैं तुझे और तेरे परिवार वालों को अपने घर में जगह तो दे दूंगा, पर एक शर्त माननी होगी। मुफ्त में बोझ उठाना मुझे मंजूर नहीं। भाई श्यामलाल, कौन सी शर्त और कैसा शर्त? अरे धीरज बापू ने मरते वक्त जो 4 बीघा खेत तेरे नाम लिख दिया था, वो खेत तुझे अब मेरे नाम करना होगा। और हाँ, तेरी ये गाय भी यही छोड़नी पड़ेगी, तभी तुझे और तेरे बच्चों को इस घर में जगह मिलेगी। अरे श्यामलाल, तू सगा भाई है या सौदागर? जब घर उजड़ गया, बचने का सहारा ढूंढ रहा हूं, और तू जमीन गाय के बदले भाईचारा तोड़ रहा है। अरे कौन सा सगा भाई, काहे का सहारा? जमीन देनी है तो दे, नहीं पानी में डूब के मर जा। इतना कहकर श्यामलाल अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। अरे जब अपने ही सगे लोगों ने हमसे मुंह मोड़ लिया है तो पराए भला क्या काम आएंगे। अगर भैया जरूरत के समय जमीन मांगते तो मैं बिना सोचे समझे सब दे देता, पर इस मुसीबत की घड़ी में उनका लालच देखकर अब सगे रिश्तों से ही घिन आने लगी। धीरज, बारिश और ठंड से बचने के लिए कई लोगों के घर शरण मांगता है, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिलती। मजबूर होकर वे गांव के बाहर एक ऊंचे जगह पर एक पेड़ के नीचे आकर डेरा डाल लेता है। बारिश अब भी रुक रुक कर बरस रही होती है। बारिश और ठंडी हवा में वो सब पेड़ के नीचे जैसे तैसे वक्त काटते हैं। बच्चे कांपते हैं तो गीता उन्हें सीने से लगाकर ढक लेती है और बेचारा धीरज बेबस होकर आसमान ताकता रहता है। वाह रे मुसीबत, जब सगा भाई ही मुसीबत में पीठ फेर लिए तो पराए ही क्या मदद करेंगे। सचमुच बड़े बेरहम निकले लोग। गीता, तू चिंता मत कर, वक्त सदा एक सा नहीं रहता। आज उनका वक्त अच्छा चल रहा है, कल हमारा वक्त भी अच्छा चलेगा। अरे जी, भगवान तो हमारी जान लेने पर ही तुले हैं। अब तो भरोसा ही नहीं रहा कि वो हमें कभी संभालेंगे। अगली सुबह धीरज देखता है कि मुन्नी की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई है और उसका चेहरा लाल पड़ गया है। आज ही देखो जी, मुन्नी को कितना तेज बुखार हो गया है। अरे गीता, ये तो सच में बुखार से कांप रही है। मुन्नी की हालत ठीक नहीं लग रही है, इसे अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। गीता और धीरज भागते भागते मुन्नी को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर मुन्नी की हालत देखकर गंभीर स्वर में कहता है, देखिए भाई साहब, बच्ची की हालत बहुत नाजुक है, इलाज काफ़ी महंगा पड़ेगा। आप जल्दी पैसों का इंतज़ाम कीजिए, तभी मैं इलाज शुरू कर पाऊंगा। अरे डॉक्टर साहब, आप बस इलाज शुरू कीजिए, मैं अभी पैसों का इंतजाम करता हूँ, पैसा आ जाएगा। धीरज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुन्नी का इलाज करवा सके। मजबूरी में उसे अपनी गाय और गीता के गहने बेचने पड़ते हैं। वो उन पैसों से बेटी का इलाज कराता है और बाकी बचे पैसों से राशन व त्रिपाल ले आता है, जिससे बारिश और ठंड में उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। एक दिन धीरज काम ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो गीता कहती है, ये लीजिए जी, ये रूखी सूखी 2 रोटियां हैं, मैंने थोड़ा अचार भी रख दिया है, भूख लगे तो खा लेना। धीरज रोटियां लेकर काम की तलाश में निकल जाता है। जब भूख लगती है तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटियां खाने लगता है। तभी वहाँ एक बुढ़िया आ जाती है
वो बूढ़ी औरत धीरज से कहती है, बेटा 2-4 दिन से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा, मेरे पास रोटियां और थोड़ा सा अचार है, लो इन्हें खा लो। उस बुढ़िया अम्मा से इतना कहकर धीरज वो रोटियां और अचार उन्हें दे देता है। बुढ़िया अम्मा रोटियां खाकर कहती है, बेटा मैंने सारे गांव में सबसे मदद मांगकर थक गई, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं किया। लेकिन तुम तो बड़े भले और नेक दिल के हो, पर तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? बताओ क्या हुआ? उस बूढ़ी अम्मा के कहने पर धीरज उसे अपनी सारी व्यथा सुना देता है। अरे बेटा, मुझे तुम्हारे जैसे सच्चे और नेक दिल इंसान की ही तलाश थी, ये लो। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा धीरज को एक छोटा सा घड़ा थमा देती है, जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। इतना सारा सोना देखकर धीरज की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे अम्मा, आपके पास इतना सारा धन कैसे? बेटा, एक समय में मेरे पति पास वाले गांव के मंदिर के पुजारी थे। ये उन्हीं की कमाई है, जो एक भले इंसान ने उन्हें दान दिया था। कुछ साल पहले उनका निधन हो गया। हमारी कोई संतान भी नहीं है, और मैं बूढ़ी कल को रहूं या ना रहूं, इसीलिए ये सारा धन मैं तुम्हें देती हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चलने लगती है, तो धीरज उनसे कहता है, अरे अम्मा, आप इतनी उम्र में अकेले कैसे रहोगी? चलो हमारे साथ चलो, मेरे बच्चों को दादी का स्नेह मिलेगा और गीता को आपकी जैसी अच्छी सास। धीरज की इतनी बात सुनकर बूढ़ी अम्मा रुक जाती है और बूढ़ी अम्मा धीरज के परिवार वालों के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। धीरज उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक अच्छा सा बड़ा घर बनवा लेता है और खुशी खुशी अपने परिवार और उस बूढ़ी अम्मा के साथ रहने लगता है। कुछ इस समय बाद मौसम फिर से बिगड़ जाता है और गांव में भयंकर बारिश होने लगती है। इस बार की बारिश इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते चारों ओर पानी ही फैल जाता है और पूरे गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। भयानक बारिश में विकराल रूप ले लिया। गांव के कच्चे पक्के सभी घर एक एक करके गिरने लगे और बाढ़ का उफलता पानी सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जा रहा था। जब गांव वालों को पता चलता है कि इस भयंकर बारिश में भी धीरज का घर अडिग खड़ा है, तो वो सब उम्मीद से भरी उसके घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। धीरज सभी गांव वालों को अपने घर में शरण देता है, जो कभी मुश्किल वक्त में उसके साथ नहीं खड़े हुए थे। लेकिन फिर भी उसने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए सबकी मदद की। सभी गांव वाले के सर शर्म से झुक गए और उन्होंने समझ लिया कि इंसान के लिए सबसे बड़ा सहारा एक दूसरे की मदद करना ही है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 बहनें रहती थीं। एक का नाम अनीता और दूसरे का नाम सुनीता था। अनीता की माँ बचपन में ही चल बसी थीं, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ अनीता को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, हर वक्त उसे डांटते रहती थी। कहाँ मर गई थी तू? कब से बोल रही हूँ कि आटा पिसा ला और तू अभी तक जंगल में है। क्या बस दिन भर घूमने के लिए पैदा हुई है? माँ, मैं पानी भरने गई थी और फिर सूखी लकड़ी भी ले आई। मुझे बहाने मत सुना। जब देखो तब रोनी सूरत लेकर खड़ी रहती है, न घर का काम ढंग से करती है न खेत का। अब जल्दी जाकर गेहूं पिसवा ला। ममता, सच बोलूं तो तुम्हारा सिर्फ नाम ही ममता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं है। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या बोल रहे हो? और सच बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें अनिता पर बिल्कुल दया नहीं आती? बेचारी बच्ची सारा दिन घर का और बाहर का काम करती रहती हैं, और फिर भी तुम उसे 4 बातें और सुनाते रहती हो। तुम कभी सुनीता को कोई काम क्यों नहीं करने बोलती? वो तो सारा दिन गांव में घूमती रहती है, कभी उससे भी घर का कुछ काम करवा लिया करो। सुनो, तुम अपना काम करो, मुझे ज्यादा भाषण मत दो। अनीता, तुम क्या कर रही हो? पिताजी, माँ ने ये गेहूं पिसवाने को बोला है, बस वही ले जा रही हूँ। बेटा, मुझे कभी कभी बहुत पछतावा होता है कि मैंने तो ये दूसरी शादी तेरे लिए की थी कि तुझे एक माँ मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था
कि मैं ये शादी करके तेरी जिंदगी और बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दें बेटा। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो माँ से बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, तू इतनी अच्छी है कि तुझे दूसरों में कभी कोई बुराई नहीं दिखती। अच्छा, अब तू जा, मैं ये गेहूं लेकर जाता हूँ। सुबह होते ही अनीता सबसे पहले मंदिर जाती और घर वापस आकर घर का सारा काम करती और दोनों माँ बेटी सारा दिन गांव में घूमती रहती थी। ममता अपनी बेटी सुनीता को बहुत प्यार करती थी और अनीता ममता के प्यार के लिए तरसते रहती थी। कुछ महीनों बाद ममता ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। ममता ने अनीता की शादी एक गरीब किसान से किया और अपनी बेटी की शादी गांव के अमीर साहूकार के बेटे से कर दी। अनीता का पति बहुत ही मेहनती किसान था। वो सारा दिन बहुत मेहनत करता, तब जाकर रात के खाने के लिए कुछ सामान लापता था। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ खेती से हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप बोलो तो मैं घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दूं क्या? मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है। अनीता, मुझे पता है मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो मैं सारा दिन घर बैठे रहती हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ कम कर लूँ। 2 पैसे भी घर में आ जाएंगे। ठीक है अनीता, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अगले दिन अनीता गांव की औरतों को अपने सिलाई के बारे में बताती हैं। तभी उसकी बहन सुनीता वहां आ जाती हैं और उसका मजाक बनाते हुए बोलती हैं, मैंने सुना है कि तुमने नया काम शुरू किया है। अब तुम लोगों के घर जाकर उनके कपड़े मांगोगी और सिलाई करोगी। चलो अच्छा है, खाने के लिए तुम लोगों के पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे। वैसे मेरी ये साड़ी देखो, पूरे 2000 की है। कल ही मेरे पति ने दिलवाया है। वैसे तुम लोगों ने कभी 2000 रुपये देखे हैं? अनीता अपनी बहन की बात चुपचाप सुनती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। दूर खड़ा अनीता का पति सब कुछ देख रहा था। जब अनीता घर पर आई तो उसके पति मोहन ने पूछा, आज जब तुम्हारी बहन हमारी गरीबी का मजाक बना रही थी तो तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? अरे आप बुरा मत मानो, सुनीता थोड़ी नासमझ है। उसकी बातों पर मैं ध्यान नहीं देती। अनीता, तुम किस मिट्टी की बनी हो? क्या तुम्हें कभी उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करती। और रही गरीबी की बात, तो मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। अनीता बहुत लगन और मेहनत से अपना काम करने लगी। धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ने लगा और लोगों को भी उसका काम बहुत पसंद आने लगा। अनीता सिलाई का काम अपने हाथों से ही करती थी, लेकिन अब काम ज्यादा होने के कारण उसे एक सिलाई मशीन की जरूरत होने लगी। एक दिन उसने अपने पति से बोला, सुनिए, मुझे अब एक सिलाई मशीन लेनी होगी। आपको तो पता ही है कि मेरे पास अब बहुत ज़्यादा सिलाई के कपड़े आने लगे हैं और हाथों से सिलाई करने में ज़्यादा समय लगता है। मैंने कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, मशीन के लिए थोड़े बहुत आपके पास हैं, तो लगाकर एक मशीन ले आइए। अनीता, तुम्हें तो पता है कि खेती से मैं कितने पैसे जोड़ पाता हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास है भी तो हमारे घर खर्च के लिए है। तुम्हें तो पता है कि खेती में रोज तो आमदनी होती नहीं। आपकी बात सही है, हम सारे पैसे मशीन पर खर्च नहीं कर सकते। मैं एक काम करती हूँ, अपने पिताजी से कुछ पैसे मांग लेती हूँ और उन्हें हम धीरे धीरे चुका देंगे। पिताजी मुझे पैसे जरूर देंगे। दूसरे दिन अनीता बहुत उम्मीद के साथ अपने पिता के घर जाती और पिता को अपने काम के बारे में बताती हैं और बोलती है, पिताजी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा, इसलिए मुझे एक सिलाई मशीन की आवश्यकता है, जिसके आ जाने से मेरा काम और बेहतर हो जाएगा। मैंने मशीन के लिए कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे। पिताजी मुझे बोलते हुए बहुत झिझक हो रही है। क्या बेटा, बोल ना। क्या तुझे पैसे चाहिए? हाँ पिताजी, अगर आप थोड़े पैसे दे दें तो बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी।
ये तू क्या बोल रही है? भला पिता के पैसे भी चुकाने पड़ते हैं। तो रुक, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। अनिता के पिता पैसे लेने के लिए अंदर जाते हैं। तभी ममता, जो बाप बेटी की सारी बात सुन चुकी थी, वो आ जाती है और अनिता को भला बुरा सुनाने लगती हैं। क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? क्या तेरा पति तुझे एक मशीन भी नहीं दिल सकता? इतना निकम्मा है तेरा पति। अनीता चुपचाप सब सुन रही थी। तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं। ममता, तुम ये क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही चुप कराओगे। हमारे पीठ पीछे ये सब कुछ अपनी बेटी को ही दे देना। मैं और मेरी बेटी तो सौतेले हैं ना। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई जो मैं पैसे मांगने आ गई। माँ, सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी। मेरे पति बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हैं। मेरे पति के लिए कुछ बुरा मत बोलिए, क्योंकि आपने ही मुझे इतना अच्छा पति चुनकर दिया है। अनीता इतना बोलकर वहां से घर चली जाती है। अनीता घर आकर अपने कामों में लग जाती हैं। शाम को जब उसका पति खेत से लौटकर आता है तो अनीता से पूछता है, अनीता, क्या तुम पिताजी के घर पैसे मांगने गई थी? अनीता बहुत हिचकते हुए झूठ बोल देती है। नहीं, मैं नहीं गई थी। दरअसल मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन और हाथों से ही सिलाई करके बचे हुए पैसे भी जोड़ लूंगी। अनीता, तुमने बहुत अच्छा किया। दरअसल मैं भी तुम्हें मना ही करने वाला था। कुछ दिनों के बाद मेरे भी फसल तैयार हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, तब हम तुम्हारी सिलाई मशीन ले लेंगे। अब दोनों पति पत्नी अपने अपने कामों में जी जान से मेहनत करने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन सुनीता अनीता के घर आती है। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? अनीता सुनीता की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आती है। अरे सुनीता, तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आओ बहन, अंदर आओ। मैं कोई तुम्हारे घर बैठने नहीं आई हूँ। दरअसल पिताजी ने मेरे नौकर से खबर भिजवाया है, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम दोनों को घर बुलाया है। क्या माँ की तबीयत खराब है? हाँ, और मैं घर ही जा रही हूँ। तुम्हें भी चलना है तो साथ चल। हाँ हाँ सुनीता, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। घर पहुंचते ही दोनों बहनों ने पिता पर सवालों की बौछार कर दी। पिताजी, क्या हुआ है माँ को? बताइए पिताजी, क्या हुआ है माँ को? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ की दोनों किडनियां फेल हो गई है। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा। तो पिताजी, इसका क्या इलाज है? डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा ना? बेटा, उन्होंने बोला है कि हमें जल्द से जल्द उसकी किडनी बदलवानी होगी। मैंने डॉक्टर से बोला कि आप मेरी एक किडनी ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरी इस उम्र में ऑपरेशन सही नहीं। तो फिर पिताजी अब क्या करेंगे? सुनीता, डॉक्टर ने बोला है कि तुम ममता की अपनी बेटी हो, तो तुम्हारी किडनी उससे मैच करेगी। बेटा, क्या तुम दोगी अपनी माँ को किडनी? पिता की ये बात सुनकर सुनीता गुस्सा हो जाती है। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं इसी उम्र में एक किडनी दे दूं? अभी तो मेरी सारी जिंदगी बाकी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो... नहीं पिताजी, आप कहीं और पता कीजिए। इतना बोलकर सुनीता घर से चली जाती हैं। अनीता चुपचाप बेबस पिता को देखती है और बोलती हैं, पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अपनी एक किडनी माँ को दूंगी। अनीता की ये बात सुनकर उसके पिता उसे सिर्फ देखते रह जाते हैं। पिताजी, आप डॉक्टर से बात करके ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन हो जाता है। ममता बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और जब उसे पता चलता कि उसे अनीता ने अपनी एक किडनी दी है तो उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अनीता से बोलती है, बेटी, अब माफ कर दे मुझे। मैंने तुझे कभी माँ जैसा प्यार नहीं दिया, लेकिन आज तू मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली। जब मुझे मेरी खुद की बेटी ने मारता हुआ छोड़ दिया, तब तुमने बिना कुछ सोचे मेरी जान बचा ली। आप तो मेरी माँ ही थी, बस आपने थोड़ा देर से महसूस किया।
आज मैं इतना तो जान गई कि जरूरी नहीं कि हमेशा खून के रिश्ते ही अपने हों। अनीता ने अपनी अच्छाई से अपनी माँ का दिल जीत ही लिया। अनीता माँ का प्यार पाकर बहुत खुश होती हैं।